ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज मोर देन 2 बट लेस देन 7। एक काम करते हैं, हम एक 3 डिजिट का नंबर इमेजिन कर लेते हैं A B C। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A इंटू B इंटू C ग्रेटर देन तो 2 होना चाहिए बट लेस देन 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास A, B और C का जो प्रोडक्ट है उसके लिए 4 वैल्यूज होंगी 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम A इंटू B इंटू C 3 लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो 3 डिजिट्स जो हमें यूज करनी होंगी वो होगी 1, 1 एंड 3। लेकिन कौन सा डिजिट किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं मालूम है। तो कुल मिला के अगर हम 1, 1 और 3 को लेके एक 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो नंबर ऑफ वेज होंगे 3, क्योंकि हमारा बेसिक रूल कहता है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, टोटल 3 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आइडेंटिकल हैं तो इससे हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3। अगर वो नंबर्स भी हम देखना चाहें तो नंबर्स क्या होंगे, इट कैन बी 113, इट कैन बी 131 एंड इट कैन बी 311। तो ये 3 नंबर्स होंगे। तो जब प्रोडक्ट 3 होगा तो नंबर ऑफ केसेस 3 होंगे। अच्छा, क्या वो अगर प्रोडक्ट 4 हो जाए, लेट अस से A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है 1, 1 एंड 4। एक पॉसिबिलिटी है 1, 2 एंड 2। अगेन इन 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करके अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 केसेस। यहाँ पर भी सेम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 केसेस। अब तक टोटल हमारे पास में 3, 6 एंड 3 9 केसेस हो चुके हैं। अगर ये प्रोडक्ट A, B और C का 5 हो जाए तो हम कहेंगे 1 इंटू 1 इंटू 5 एंड अगेन इनको अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल एंड द आंसर विल बी 3। फाइनली अगर हम A, B और C का प्रोडक्ट 6 ले लें तो यहाँ पर 2 केसेस हमारे सामने बनेंगे। एक तो बनेगा 1, 1 एंड 6 और दूसरा बनेगा 1, 2 एंड 3। ये अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 3। यहाँ पर क्योंकि तीनों ही डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 3 फैक्टोरियल या 6। तो टोटल अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ केसेस तो उसके लिए हमें इन सबको ऐड करना होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 6 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हमें f of f5 plus x गिवन है f of 5 minus x के इक्वल फॉर एवरी रियल x एंड fx इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमें उन रूट्स का सम मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको फंक्शंस के बेसिक जो अप्रोच है वो मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहता हूँ। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स निकालने के लिए अगर कहे जाए तो x की वो वैल्यूज के रूट्स कहलाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। दैट मीन्स अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 एंड वी कैन सी 3 माइनस 3 0 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम x की जगह 2 पुट कर दें तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 अगेन 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट कहलाएगा। नाउ जब हम रूट की बात करते हैं बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो fx है वो 0 के इक्वल हो जाए। इसे हम इन दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनको हमने x और fx से रिप्रेजेंट किया है उनसे समझने की कोशिश करते हैं। fx इक्वल टू 0, ये वर्टिकल लाइन जो है वो fx को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 0 कब होगा
जब हमारा पॉइंट या हमारा कर्व ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस कहा है इसे कट करेगा, तो जहां पर भी वो इसे कट करेगा वहां पर fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उस जगह पर मान लीजिए एक कर्व हमने यहां बनाया है कुछ ऐसा। अब ये कर्व एक इस जगह पर कट कर रहा है, इस जगह पर कट कर रहा है, तो इन दोनों ही जगहों पर fx की वैल्यू क्या हो गई है? 0। तो x की एक ये वैल्यू और x की ये वाली वैल्यू हमारा रूट कहलाएंगे। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले हमें fx को 0 के इक्वल पुट करना है और एक कंडीशन हमें गिवन है। अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें, जैसे ये गिवन है f ऑफ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर दें x माइनस 5 से, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 5 प्लस x माइनस 5। अच्छा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 माइनस x को हमने रिप्लेस कर दिया है x माइनस 5 से, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू f ऑफ, ओपन जब हम करेंगे तो -5 प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज fx हमें 0 गिवन है। करेक्ट ना? इसके 4 रूट्स बता रहे हैं, 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। इसका मतलब है अगर एक रूट मान लीजिए मैं a लेता हूं तो fa करने पर वैल्यू 0 होगी, ऐसे ही f ऑफ 10 माइनस a करने पर भी 0 हो जाएगी। तो हमारे इस फंक्शन का एक रूट तो ये होगा और एक रूट ये होगा, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एक रूट b ले लूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 10 माइनस b, क्योंकि ये भी 0 आ रहा है। तो यहां पर हमारे जो 4 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? एक होगा a, एक होगा 10 माइनस a, बिकॉज ये वैल्यू जब हम fx में पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। ऐसे ही एक होगा b और एक होगा 10 माइनस b। क्वेश्चन में हमसे इन रूट्स का सम पूछा गया है। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें देन व्हाट वी फाइंड, ये b कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और इन चारों का जो सम है वो 20 आएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Viru invested 10,000 rupees at 5% simple annual interest, and exactly after 2 years, Joy invested rupees 8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, that is principal plus accumulated interest, be equal? एक काम करते हैं, क्योंकि वीरू का प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000 रुपीज। लेट अस से वीरू ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके आफ्टर टी इयर्स वो सिचुएशन आती है जब प्रिंसिपल प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दोनों ही पर्संस का इक्वल हो जाएगा। तो वीरू के केस में प्रिंसिपल तो 10,000 हो गया, इंटरेस्ट क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड ओवर 100। व्हाट अबाउट जॉय का केस? जॉय ने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो आफ्टर 2 इयर्स किया है, तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो होगा t माइनस 2 इयर्स। तो प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज प्लस प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड विच इज t माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय यहां पर 100। चलिए कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा आसानी से। ये 2 जीरो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 जीरो भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 8,000 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो विल बी लेफ्ट विद 2,000 हियर। 100 into 5 that is 500t. This is equal to, यहाँ पर 8,000 तो लेफ्ट साइड जा चुका है, 80 into 10 800 into t that is 800t minus 1600। फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं 500t राइट साइड चला गया तो विल बी लेफ्ट विद 300t माइनस 1600 इधर ऐड हो जाएगा तो 3600, तो t होगा 12। तो हमारे इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या मार्क करेंगे? 12। आप इसको ओरली भी कर सकते थे। 10,000 पे 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट का मतलब हुआ पर एनम 500 रुपीज का इंटरेस्ट होगा, तो 2 इयर्स में 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। दैट मीन्स आफ्टर 2 इयर्स जो टोटल वैल्यू होगी वीरू की वो हो जाएगी 11,000।
ओके, नाउ उस समय जॉय की जो वैल्यू है वो है 8000। हम चाहते हैं कि कुछ समय बाद ये वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी जॉय को ये जो 3000 रुपीज एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट के रूप में अर्न करने होंगे। वीरू अर्न करते हैं 500 रुपीज पर ईयर एज इंटरेस्ट और जॉय अर्न करेंगे 800 रुपीज एज इंटरेस्ट। दैट मीन्स हर साल वो वीरू के मुकाबले 300 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो 3000 रुपीज एक्स्ट्रा जनरेट करने में टाइम लगेगा 3000 अपॉन 300 और वी कैन से 10 इयर्स। पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, जल्दबाजी में आंसर आपको 10 इयर्स मार्क नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी इयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट, तो वीरू के जो इन्वेस्टमेंट के 2 इयर्स है वो भी हमें यहाँ ऐड करने होंगे एंड इन दैट केस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 इयर्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल्ड एट 1/3 of its usual speed and hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. सबसे पहले हमें सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करना होगा, क्योंकि ट्रेन 1/3 स्पीड से चल रही है, सर्टेनली जो टाइम टेकन होगा वो 3 टाइम्स होगा उसके नॉर्मल शेड्यूल टाइम से। okay? तो लेट से हमारी जो ट्रेन है वो ये 2 स्टेशन के बीच में मूव कर रही है। अगर वो नॉर्मल स्पीड से चले तो जितना भी टाइम लेगी उससे 3 टाइम्स वो इस केस में ले रही है। लेट से नॉर्मल वो टाइम ले रही है t मिनट्स, क्योंकि अब स्पीड 1/3 हो गई है तो टाइम लगेगा 3t मिनट्स। इन दोनों का डिफरेंस हमें 30 मिनट्स गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस है 2t, दिस इज इक्वल टू 30। देयरफॉर जो नॉर्मल टाइम ट्रेन को लेना चाहिए वो है 15 मिनट्स। तो आइडियली ट्रेन को इस जर्नी को कंप्लीट करने में 15 मिनट्स लेने चाहिए। अभी उसकी स्पीड 1/3 हो गई तो टाइम हो गया है 3t यानी 45 मिनट्स और ट्रेन नॉर्मल के मुकाबले 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है। नाउ ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, अब हमें बस ये पता चल गया है कि हमारी ट्रेन जो है वो नॉर्मली 15 मिनट्स इस पूरी जर्नी में लेती है। On its return journey, the train initially traveled at its usual speed for 5 minutes. 15 मिनट में पूरी जर्नी करनी थी, 5 मिनट में तो नॉर्मल स्पीड पे ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स अगर बाकी बचा हुआ डिस्टेंस भी ये ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती तो वो 10 मिनट में डिस्टेंस कवर कर सकती थी। बट देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स, यहां पर ट्रेन 4 मिनट्स के लिए रुक गई। तो अभी तक ट्रेन 5 मिनट ट्रैवल में और 4 मिनट स्टॉपेज में ले चुकी है, 9 मिनट्स वो ले चुकी है। The percentage by which the train must now increase its usual speed so as to reach the destination at the scheduled time. हम चाहते हैं ट्रेन बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, यानी अब ट्रेन को जो बाकी बची हुई जर्नी है वो 6 मिनट्स में पूरी करनी है, बिकॉज टोटल टाइम हैज टू बी 15 मिनट। 5 मिनट जर्नी टाइम, 4 मिनट स्टॉपेज टाइम, अब बाकी बचा हुआ डिस्टेंस हम ट्रेन को 6 मिनट अगर वो कंप्लीट कर ले तो वो टाइम पे पहुंच जाएगी। लेकिन नॉर्मली यहां से और यहां आने में ट्रेन को टाइम लगता है 10 मिनट्स। लेटेस्ट इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया t1, तो 10 मिनट लगता है। और अभी हम चाहते हैं ट्रेन टाइम पे पहुंचे और क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट का स्टॉपेज हो चुका है, ये जर्नी 6 मिनट्स में हमें पूरी करनी है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में टाइम टेकन रेशियो टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस है 10/6 या 5/3। देयरफॉर जो स्पीड्स होगी उसका रेशियो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, यानी 3:5। तो अगर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड 3 है तो अब ट्रेन को ये डिस्टेंस 5 की स्पीड से चलना होगा। कितने परसेंट का इंक्रीज होना होगा स्पीड में? दिस इज इंक्रीज 2 अपॉन इनिशियल स्पीड 3 into 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66.66%, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। 67 will be the answer to this question. ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। log 5 to the base 4 हमें गिवन है इक्वल टू log y to the base 4 मल्टीप्लाइड बाय log √5 to the base 6। y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। log की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमें मालूम होनी चाहिए। log ऑफ अ नंबर n to the base a अगर हमें x के इक्वल गिवन हो तो याद रखिए जो नंबर n है ये नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता, और ये जो बेस a है ये नेगेटिव 0 और 1 नहीं हो सकता। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हमें लॉग की यहाँ मालूम होनी चाहिए,
दो तीन प्रॉपर्टीज और है जो हमें मालूम होनी चाहिए, वो हम क्वेश्चन के साथ समझते जाएंगे। log of 5 to the base 4, ये हमने लिखा है। अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो log का रूल ये कहता है कि नंबर और बेस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं log √5 to the base 6, और अगर हम इसको डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो ये हो जाएगा log 4 to the base y। नंबर और बेस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई करें तो log 5 to the base 4 multiplied by log 4 to the base y. This will be equal to log, अच्छा जो √5 है इसे हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 1/2 to the base 6। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब इस तरह से हमें लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन गिवन है, दैट इज log a to the base b into log b to the base c, तो हम b को यहां से हटा सकते हैं और डायरेक्टली हम यहां पर लिखेंगे log 5 to the base y। ये जो b कॉमन टर्म है ये कैंसिल हो जाता है। log का एक और इंपॉर्टेंट रूल है, इज इक्वल टू, ये 1/2 हम बाहर ले आते हैं। log की एक और प्रॉपर्टी है, अगर नंबर की पावर में 1/2 है तो उसको हम बाहर ला सकते हैं। यहां पर एक और प्रॉपर्टी काम करेगी। ये रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में log m to the power n है और साथ में log बेस में a to the power b है, तो जो नंबर है m, इसकी पावर को तो हम न्यूमरेटर पे लिख देते हैं और जो बेस है उसकी पावर को हम डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं और log m to the base a हमारे पास रह जाता है। तो इसका रिवर्स रूल ये होता है कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर पे है तो उसको हम बेस की पावर पे ले जा सकते हैं। यहां पर ये जो 2 है इसे हम 6 की पावर पे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 5 to the base 6 raised to the power 2, और 6 raised to the power होता है 36। दोनों तरफ log लिया हुआ है, नंबर दोनों का सेम है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बेस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 36 की। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2 raised to the power x plus 2 raised to the power minus x is equal to 2 minus x minus 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें मालूम होने चाहिए। अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो a प्लस 1/a हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। अच्छा, इसी का एक दूसरा रूल होता है, अगर a एक नेगेटिव रियल नंबर है तो a प्लस 1/a हर हालत में लेस देन और इक्वल टू -2 होता है। ये इनइक्वालिटी में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करके भी प्रूव कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप एक रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब इस केस को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, सो वी कैन री राइट इट एज 2 raised to the power x प्लस 1/2 raised to the power x। नाउ यहाँ पर 2 raised to the power x एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है अगर हम उसको यूज़ करें तो a प्लस 1/a ये एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। राइट हैंड साइड पार्ट पर फोकस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर सिर्फ इस पार्ट पे नज़र डाली जाए तो x माइनस 2 एक रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर करने पर ये वाला पार्ट हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर हम ओवरऑल देखें इस पार्ट पे, जब x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो 2 से कम हो जाएगी, बिकॉज 2 माइनस अ पॉजिटिव नंबर विल गिव यू एन आंसर विच इज़ लेस देन 2। तो हम कहेंगे जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, राइट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू 2 है। क्वेश्चन में हम इन्हें दोनों को इक्वल किया गया है। इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब लेफ्ट साइड पोर्शन भी इक्वल टू 2 हो और राइट साइड पोर्शन भी इक्वल टू 2 हो। पर क्या ऐसा हो सकता है?
लेफ्ट साइड पोर्शन इक्वल टू 2 तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पर 2 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा। जबकि राइट हैंड साइड पोर्शन 2 के इक्वल कब होगा, जब ये वाला पार्ट 0 होगा, और ये पार्ट 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा। आप देख सकते हैं दोनों में से कोई भी वैल्यू मतलब एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, एंड हेंस विल मार्क अवर आंसर एज 0। ये जो 2-3 कंसेप्ट्स हैं ये आप बार बार यूज़ करेंगे इनइक्वालिटी में, मैक्सिमा मिनिमा में, इक्वेशंस में। इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्ट्स में भी आपने डिस्कस डेफिनेटली किए होंगे। नॉर्मली जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो एक फार्मूला आप ज़रूर याद रख लें। वो एक तरह से शॉर्टकट भी है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। पर्सन्स के नाम है A एंड B। दोनों एक साथ डिपार्ट करते हैं अपने अपने स्टेशन से एंड टूवर्ड्स द ऑपोजिट स्टेशन। रास्ते में लेट से वो पॉइंट R पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर हमें इनका इस पॉइंट से अपने अपने डेस्टिनेशंस पे पहुंचने का टाइम गिवन हो तो हम इन दोनों ही पर्सन्स की स्पीड्स का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टाइम टेकन बाय B एंड टाइम टेकन बाय A टू रीच देयर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में भी मिलेगा और आपने डेफिनेटली कंसेप्ट्स में भी पढ़ा होगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का सिस्टमेटिक अप्रोच भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 2 कार्स हैं हमारे सामने। कार 1 ट्रेवल्स फ्रॉम A to B, कार 2 ट्रेवल्स फ्रॉम B to A, both leaving at the same time. After meeting each other they take 45 minutes and 20 minutes respectively to complete their journey. That means car 1 जो है it is taking 45 minutes and car 2 is taking 20 minutes. कार 1 travels at a speed 60 km per hour, तो हमें कार 2 की स्पीड पता करनी है। कार 1 को हम A से और कार 2 को B से रिप्रेजेंट करें तो कार 1 की स्पीड है 60, कार 2 की स्पीड हमें मालूम करनी है। क्रॉस करने के बाद रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो गिवन है। कार 2 का टाइम ऊपर हम लिखेंगे 20, कार 1 का टाइम यहाँ नीचे आ जाएगा 5 4 टाइम्स 5 9 टाइम्स। अंडर रूट 4/9 अगर हम लिखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 2/3। 2 गोज इंटू 60 30 टाइम्स एंड 30 इंटू 3 अगर हम करें तो हमारे पास कार 2 की स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है, आपको याद रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को नहीं डील करके और लॉजिकली आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि कार 1 जो है वो यहाँ से और यहाँ आ रही है। लेट अस से यहाँ से यहाँ आने में कार 1 को टाइम लग रहा है T मिनट्स, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्स एक साथ डिपार्ट करती हैं तो कार B को भी यहाँ से यहाँ आने में, या कार 2 को यहाँ से आने में T मिनट्स लगेंगी। ओके, अच्छा, कार 1 को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट्स एंड कार 2 को यहाँ से यहाँ आने में 20 मिनट्स। क्योंकि दोनों ही कार्स ने अपनी स्पीड्स चेंज नहीं की है तो एक सेम डिस्टेंस चलने में इनका जो टाइम टेकन का रेशियो है वो हर बार इक्वल होगा। यहाँ पर कार 1 और कार 2 के टाइम टेकन का रेशियो है T/20 और ये इक्वल होगा किसके, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनके जो टाइम टेकन उसका रेशियो के 45/T। T स्क्वायर इज इक्वल टू 900, देयरफॉर T इज इक्वल टू 30। हम नेगेटिव वैल्यूज़ को यहाँ इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर T की वैल्यू 30 सब्सटीट्यूट कर दें तो जिस डिस्टेंस को चलने में कार 1 को 30 मिनट लग रहा है, कार 2 को उसी को ट्रैवल करने में 20 मिनट्स लग रहा है। तो सेम डिस्टेंस चलने में जो टाइम इन्हें लगेगा उसका रेशियो है 30/20, दैट इज़ 3:2। तो दोनों कार्स की स्पीड्स का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2:3।
कार 1 की स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कार 2 की स्पीड आ जाएगी 30 × 3 दैट इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्वेश्चन को दो तरीके हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये भी इसी तरह से हमने इसको डिराइव किया है। हमने यहाँ पर इनके स्पीड्स का रेशियो लेके और फिर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, और अदरवाइज आप ये जो अप्रोच है जहाँ हम रेशियो का इस्तेमाल करके टाइम को मैच करके आगे डील करते हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लेट a, b and c be three positive integers. Positive integers मतलब 1, 2, 3 and so on, such that the sum of a and the mean of b and c is 5. तो अगर हम यहाँ पर a को ऐड कर दें b और c के मीन में, यहाँ मीन का मतलब हो गया है अरिथमेटिक मीन, दैट इज b plus c upon 2, we will get 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करें फर्दर तो 2a plus b plus c upon 2 is equal to 5. 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, we will get 10. Let us see, this is our equation number 1. In addition, the sum of b and the mean of a and c, b and the mean of a and c is equal to 7. Therefore, 2b plus a plus c is equal to, अगेन 2 हमने एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें, then what we will get here? 2b minus b, we will get b. a minus 2a, so it will be minus a. c तो कैंसिल ही हो जाएगा, we'll get 4. Therefore, b is equal to a plus 4. और अगर हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 2a plus a plus 4 plus c is equal to 10. 4 राइट हैंड साइड चला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3a plus c is equal to 6. नाउ a की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 हो सकती है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स कहे गए हैं। तो a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं मान लीजिए, तो उस केस में c की वैल्यू 3 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो अलाउड नहीं है। और अगर a की वैल्यू हम 2 से भी बढ़ा दें तो c की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो परमिसिबल नहीं है। इट मींस a की वैल्यू हैज टू बी 1 एंड c की वैल्यू हैज टू बी 3. This is the only solution we can get here. एक बार हमारे पास a आ जाए, can we get the value for b now? a is equal to 1 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 1 plus 4, b की वैल्यू 5 हो गई है। क्वेश्चन में हमसे a and b का सम पूछा गया है, so this is 5 plus 1. The answer to the question will be 6. ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। x की वैल्यू हमें गिवन है 4096 रेज़ टू द पावर 7 + 4√3। हमें पता करना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर 64 देगा। एक बार इसको रीराइट कर देते हैं। 4096 होता है 2 रेज़ टू द पावर 12, और यहाँ पावर में है 7 + 4√3। 2 रेज़ टू द पावर 12 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 2, और ये पूरे की पावर में हो गया है 7 + 4√3। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया है 64, 2 और 7 + 4√3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये x के इक्वल है। हम चाहते हैं कि हमारा आंसर 64 आ जाए। ये तभी होगा जब x की हम एक ऐसी पावर ले लें जो यहां सब्स्टिट्यूट करने पर इस एक्सप्रेशन को 1 बना दे। दैट मीन्स 2 × 7 + 4√3। ये पूरे की पावर में हमें एक नंबर n चाहिए। वो नंबर n क्या होगा वो निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2 इंटू 7 प्लस √3 4√3 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये प्रोडक्ट 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज 64 की पावर 1 64 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम यहाँ पर पावर में 2 चाहते हैं तो 7 प्लस 4√3, क्योंकि n से मल्टीप्लाई होगा, हमारी n की वैल्यू होनी चाहिए 7 माइनस 4√3 अपॉन 2। इससे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 4√3 और 7 माइनस 4√3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4√3 इंटू 4√3 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48। 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, ये बना जाएगा। तो हमारी जो n है ये 7 माइनस 4√3 अपॉन 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम थर्ड ऑप्शन पे नजर डालते हैं तो x की पावर 7/2 माइनस 2 इंटू √3, इसे सॉल्व करने पर विल गेट 7 माइनस 4√3 अपॉन 2। तो यहां पर ये वैल्यू n की वैल्यू हो गई है। तो अगर हम n की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू आ जाएगी। बाकी आप किसी भी ऑप्शन में ट्राई करें, अगर 7/2 माइनस 4√3 करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 7 माइनस 8√3 अपॉन 2। हमें 7 माइनस 4√3 अपॉन 2 चाहिए। यहां पर ये हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 4√3 पर अपॉन 2 नहीं होगा तो ये 2 कैंसिल नहीं होगा। यहां हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 2√3, हमें 7 माइनस 4√3 अपॉन 2 चाहिए। तो एक स्टेज तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और आंसर इमीडिएटली यहां पर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो तो आप इमीडिएटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द मीन ऑफ ऑल 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म AABB वेयर A इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहली बात, हमारा नंबर 4 डिजिट का होना चाहिए, ये इवन नंबर होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ना इवन नंबर होने का मतलब है हमारी जो लास्ट की 2 पोजीशंस हैं उनको हम या तो 0 0 से फिल कर सकते हैं, या 2 2 से, या 4 4 से, 6 6 या 8 8। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है। लेट से हमने कहा 1 1, ये 1 1, सिर्फ 1 1 के अगर हम केसेस लेते हैं। ऐसे ही दूसरा केस हमारा होगा 2 2 एंड देन 0 0, 2 2 2 2, क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा गया कि A और B डिफरेंट हैं, ये सेम हो सकते हैं। तो 2 2 4 4, 2 2 6 6, 2 2 8 8 एंड सो ऑन। हमारा जो लास्ट नंबर यहाँ पर होगा वो होगा 9900, 9922, 9944, 9966 एंड 9988। इन सारे नंबर्स का हमें मीन निकालना है। अब यहाँ पर सबको ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना समझदारी नहीं होगी। आप एक काम करें, ये जो नंबर्स आपको गिवन है आप इन क्लस्टर्स पे फोकस करें। देखिए इनमें 1100 सब में है। अगर हम इन डिजिट्स पर नजर डालते हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब कुछ टर्म्स होती है उनका मीन हम निकालते हैं तो हमेशा मिडिल टर्म होती है जो कि है 44। तो अगर हम इन 5 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1144। ऐसे ही इन 5 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन आएगा 2244, फिर आएगा 3344 एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट अरिथमेटिक मीन आएगा 9944। और अगर हम इन सब का अरिथमेटिक मीन निकालें, अब यहाँ पर ये 4 4 मैच हो गया है तो इसकी चिंता नहीं करनी है। 11 22 33 अप टू 99 टोटल 9 डिजिट्स हैं एंड दे आर ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उनका अरिथमेटिक मीन होगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होगी 55। और ये 4 4 हम एज इट इज अगर लिख दें तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स, हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पता करने हैं। क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, x प्लस 1/x को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं a से। वैसे तो आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस तरह से, उनके लिए ये तरीका ठीक रहेगा। a² - 3a
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की दो वैल्यू होंगी, a-1 और a-2। अगर हम ये फैक्टराइज करते हैं इसको, तो जो दो वैल्यूज हमारे सामने आएंगी वो होंगी a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 2। a हमने x प्लस 1 अपॉन x लिखा है, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू या तो 1 होगी या ये वैल्यू होगी 2। एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना होगा, अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है, और अगर एक x नेगेटिव रियल नंबर है तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू -2 होती है। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लें या नेगेटिव रियल नंबर लें, किसी भी हालत में आंसर 1 नहीं आ सकता है। देयरफॉर इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और यहाँ पर ये -2 के इक्वल या उससे छोटा होगा, 1 के इक्वल कभी नहीं आ सकता। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 हाँ डेफिनेटली आ सकता है अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है और x की वैल्यू उस केस में 1 होनी चाहिए। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 वी विल गेट 2 एज आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देयर इज ओनली वन रूट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 होगा। याद रखिए हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि कुल कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्पेंड ₹50,000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and the laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit, then the purchase price in rupees of the desktop is. नॉर्मली हम यहाँ पर इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं जनरली क्या करता हूँ, इक्वेशन में भी कभी वेरिएबल में x और y नहीं लेता हूँ, स्पेशली जब आपको इस तरह से डेसिमल में वैल्यू निकालने की पॉसिबिलिटी हो। तो एक काम करते हैं, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसकी प्राइस हम ले लेते हैं 100D और जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसकी प्राइस हम ले लेते हैं 100L। इससे हम डेसिमल्स को अवॉइड कर सकेंगे। इन दोनों की जो कंबाइंड कॉस्ट है वो है 50,000। देयरफॉर D प्लस L इज इक्वल टू 500। डेस्कटॉप वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 100D का 20% होता है 20D, तो यहां पर जो पैसा प्रॉफिट के रूप में हमें मिला है दैट इज 20D। एंड लैपटॉप एट 10% लॉस, लॉस हुआ है 10% होगा 10L, लॉस होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू। व्हाट इज द नेट रिजल्ट? 2% प्रॉफिट ओवरऑल। नाउ इसका 10% होता है 5,000, 1% 500, तो 2% होगा 1,000। अगेन हम यहां पर जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो 2D माइनस L इज इक्वल टू 100। और अगर हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 600, देयरफॉर D इज इक्वल टू 200। जल्दबाजी में हम 200 आंसर मार्क ना करें। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट हमने 100D मानी है, तो 100D जैसे ही हम करेंगे हमारी कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी 20,000। तो सही वैल्यू अगर आप अज्यूम करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट तरीका भी है यूजिंग एलिगेशन मेथड। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसे सेल किया गया 20% प्रॉफिट पे, लैपटॉप कंप्यूटर को सेल किया गया 10% लॉस पे, ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट है उसे हमने प्लस साइन के साथ लिखा है और जो लॉस हुआ है उसे हमने माइनस साइन के साथ। अब हम हमेशा यहां पर क्या करते हैं, जो अपोजिट साइड है उसमें इनका डिफरेंस लिख देते हैं। ध्यान रखिए डिफरेंस हमेशा होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अगर हम 20 और 2 का डिफरेंस लेते हैं तो वो आता है 18, विल राइट डाउन हियर। यहां हायर वैल्यू है 2, अगर 2 में से हम -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 12। तो ये रेशो होगा 2:3 और ये रेशो किसका होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर। टोटल कॉस्ट इनकी 50,000 है, अगर 2:3 के रेशो में हम डिवाइड करते हैं तो ये होगा 20,000 रुपीज का और ये होगा 30,000 रुपीज।
डेज का। तो ऑल्टरनेट तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। कई बार आप इक्वेशन बनाते हैं, कई बार आप लिख के करते हैं, और कई बार आप पूरा क्वेश्चन मेंटली सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so on. तो अगर हम एक ऑर्डर लेके चलते हैं तो X1 जनवरी हो गया, X2 फरवरी हो गया, X3 मार्च हो गया, तो X12 जो होगा वो दिसंबर होगा। X1, X2, X3 जो वैल्यूज हैं ये सेम हो सकती हैं, ये डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनका सम 100 होना चाहिए। यहाँ पर X0 हमें डिफाइन किया गया है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं X1, X2 अप टू X12, उनमें जो भी मैक्सिमम होगा वो X0 होगा। हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है X0 की। X0 की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी? जब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक वैल्यू को लेट अस से 89 ले लेता हूं और बाकी सारे मंथ्स में 1 बर्थडेज हम यहां पर कर देते हैं, तो इन सारी वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 89। तो उस केस में हमारे X0 का आंसर 89 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक जगह 80 ले लेते हैं, एक जगह हम 5 ले लेते हैं, और बाकी बची जो 15 वैल्यूज हैं वो हम डिवाइड कर देते हैं बाकी बचे हुए 10 मंथ्स में। मे बी एक मंथ को हम एक बार और 5 ले लेते हैं, एक मंथ को हम 2 ले लेते हैं, बाकी सबको हम 1 कर देते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आई हैं वो 12 मंथ्स की वैल्यूज आ गई हैं। अगेन इनमें मैक्सिमम कौन सा होगा? 80। तो X0 की वैल्यू 80 होगी। हमें X0 को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए हमें कोशिश क्या करना होगा कि सारी जो मंथ्स हैं उनमें बर्थडेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है, बिकॉज 12 मंथ्स है हमारे पास। एक काम करें, हर एक मंथ्स में हम 8 बर्थडे यहाँ पर कर दें। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, और वो दिक्कत ये है कि इनका सम 96 आ रहा है। अभी हमारे पास में 4 डेज और बचे हैं, यानी 4 बर्थडेज और बची हैं 4 स्टूडेंट्स की। तो क्या करें, इन 4 को भी हम इक्वली डिवाइड कर दें। उसका एक तरीका हो सकता है हम सारी वैल्यूज को 8 असाइन कर दें, केवल 4 वैल्यूज ऐसी हों जिन्हें हम 9 असाइन कर दें। दैट मीन्स यहां पर हमने 4 वैल्यूज 9 ले ली है। लेट अस से ये हमने 9 ले ली है, ये 9 है, ये 8 है, बाकी सभी 8 हैं, और ये लास्ट के 2 मंथ्स में भी हमने 9 ले ली है। अच्छा, कौन से मंथ्स में 9 लेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 9। तो X0 की वैल्यू 9 हो जाएगी। हम X0 की वैल्यू इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है बर्थडेज का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? 9। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपने जब अपने कंसेप्ट बिल्डिंग की होगी तब जरूर देखे होंगे। 2 persons are walking beside a railway track at respective speeds of 2 and 4 km per hour in the same direction. A train came from behind and crossed them in 90 and 100 seconds respectively. The time in seconds taken by the train to cross an electric post is nearest to. Now, यहाँ पर हमारे पास ट्रेन है, लेटेस्ट इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से, या ट्रेन ही हम लिख देते हैं TR, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 पर्सन्स हैं, लेट से एक का नाम है P1 और एक का नाम है P2। एक इलेक्ट्रिक पोस्ट है, लेट से इसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ट्रेन इस पर्सन को 90 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है और इस पर्सन की स्पीड हमें मालूम है 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट अबाउट ट्रेन की स्पीड हमें नहीं मालूम है, लेट से दिस इज V किलोमीटर पर आवर। पर्सन 2 जो है इनकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन और ये दोनों ही पर्सन्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हमारी ट्रेन फर्स्ट पर्सन को 90 सेकेंड्स में और सेकंड पर्सन को 100 सेकेंड्स में ओवरटेक करती है। नाउ एक बेसिक फॉर्मूला है जब भी हम क्रॉसिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। क्रॉसिंग टाइम T इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका हमें क्रॉसिंग टाइम पता करना है, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड करते हैं। यहाँ पर V1 V2 से हायर हमने अज्यूम किया है, और जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम V1 प्लस
v2, यानी उन दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। अच्छा, पर्सन जो है या इलेक्ट्रिक पोस्ट जो है, इनकी लेंथ हम ट्रेन के मुकाबले काफी नेग्लिजिबल मानते हुए 0 ले लेते हैं, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पर्सन 1 की जो लेंथ है वो भी हम 0 ले लेंगे, पर्सन 2 की लेंथ भी 0 ले लेंगे, इलेक्ट्रिक पोस्ट की लेंथ भी 0 ले लेंगे, इलेक्ट्रिक पोस्ट की स्पीड 0 ले लेंगे, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ट्रेन की लेंथ लेट अस अज्यूम l है। अब अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट केस में क्रॉसिंग टाइम है 90 सेकेंड्स, सो 90 ये सेकेंड्स में है। अच्छा, ट्रेन की लेंथ हमने मीटर्स में अज्यूम की है, लेट अस से l मीटर। यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, relative speed because they are moving in the same direction, it will be the difference of their speeds v minus 2। पर ध्यान रखिए ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आएगी, आपको इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो इससे हम l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू v माइनस 2 इंटू 5/18। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस में यहाँ पर अप्लाई करें तो क्रॉसिंग टाइम हमें गिवन है 100, ट्रेन की लेंथ है l, बिकॉज पर्सन की लेंथ 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। रिलेटिव स्पीड हो गई है v माइनस 4 और इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा l इज इक्वल टू 100 इंटू v माइनस 4 इंटू 5/18। हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर l है और यहाँ भी l है। तो होगा क्या, ये 5/18 तो कैंसिल हो जाएगा, एक 0 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सॉल्व करने पर वी विल गेट 9v minus 18 is equal to 10v minus 40. Therefore v is equal to 22। नाउ यहाँ पर एक छोटी सी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं कि अब हमने स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। स्पीड जो है वो यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो चुकी है, 22 आई है। यहाँ आप जब 22 लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीड क्या है ट्रेन की, क्योंकि ये वैल्यू हमने किलोमीटर पर आवर में ली है, तो ट्रेन की स्पीड हो गई है 22 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पता करना है कि ये ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितनी देर में क्रॉस करेगी। नाउ हमें ट्रेन की लेंथ भी चाहिए क्योंकि आंसर हमें सेकंड्स में निकालना है। अगर 22 हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो l की वैल्यू हमारे पास आएगी। लेट अस से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द फर्स्ट इक्वेशन। सो l इज इक्वल टू 90 इंटू v माइनस 2, 22 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू 20 इंटू 5/18, 18 5 टाइम्स 90, ये हो गई है 500। यूनिट क्या है वो यहां सब्स्टिट्यूट करने पर पता चलेगी 500 मीटर्स। अब ट्रेन का इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करने में जो टाइम लगा है लेट अस से वो है t। ट्रेन की लेंथ 500, इलेक्ट्रिक पोस्ट की लेंथ हमने 0 ली है। रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो जो ट्रेन मूव कर रही है उसी की स्पीड रिलेटिव स्पीड होगी, दैट इज 22 किलोमीटर पर आवर। इसे बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पर 2 goes into 22 11 टाइम्स और ये 9 हो गया है। 5 goes into 100 500 100 टाइम्स, 100 into 9 900 upon 11। So 11 8 times 88, we are left with 2 20। तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें आंसर अप्रोक्सीमेटली निकाला है, 11 2 टाइम्स 22, हम इस वैल्यू को कहेंगे ये क्लोजेस्ट टू 82 होगी, बिकॉज बाकी ऑप्शंस काफी दूर हैं। इमीडिएटली हम सेकेंड ऑप्शन को आंसर मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर आप केसेस कंसीडर नहीं करें, सभी जो पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस। तो पहली बात हम ढूंढ रहे हैं डिस्टिंक्ट, हम ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशंस एग्जिस्ट टू दिस इक्वेशन, यानी हम x की वही वैल्यूज लेंगे जो डिस्टिंक्ट हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल कब हो सकता है, अगर बेस मान लीजिए कोई एक नंबर है a अदर देन 0 और पावर में 0 हो जाए तो 1 हो सकता है। अगर बेस 1 हो और पावर में हम कोई एक नंबर ले रहे हैं तो भी 1 हो सकता है।
अगर बेस -1 हो और पावर में हम एक इवन नंबर ले रहे हैं तो भी आंसर 1 हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज की ही बात कर रहे हैं। इन केसेस को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले पावर 0 हम कर देते हैं। जैसे ही हम x स्क्वायर -13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 करेंगे और इसे फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, x - 6 एंड x - 7। x की दो पॉसिबल वैल्यूज अब हमारे पास आ गई हैं, एक है 6 और एक है 7। तो ये जो पावर है ये 0 हो जाएगी अगर हम x की वैल्यू 6 और 7 लिखते हैं। अच्छा, क्या x की वैल्यू 6 और 7 लेने पर ये जो बेस है ये 0 हो रहा है क्या? आप चाहें तो क्रॉस चेक करें। 6 का स्क्वायर 36 minus 7 into 6 42 plus 11, and you will see that 36 plus 11 47 minus 42 this is not equal to 0। ऐसे ही जब हम 7 पुट करेंगे तो 49 minus 49 0 plus 11 बेस 0 नहीं। तो ये दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। तो ये दो हमारे सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट केस हम देखते हैं 1 की पावर n, यानी अगर हम ये जो बेस है इसे 1 पुट कर दें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 को अगर हम 1 पुट कर दें, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 x माइनस 5। दैट मीन्स हमारे पास x की दो वैल्यूज और आ गई हैं, एक तो 2 और एक 5। आप जैसे ही 2 और 5 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। अच्छा, अगर इन पावर्स को हम इन वैल्यूज को अगर पावर में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 स्क्वायर हो गया है 4 प्लस 42 इज 46 माइनस 13 इंटू 2 26। तो यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ रही है और 1 की पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो आंसर 1 आएगा। ऐसे ही अगर हम 5 पुट कर दें, 5 स्क्वायर 25 प्लस 42 ये हो गया 67 और 13 इंटू 5 65 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन विल गेट अ पॉजिटिव इंटीजर और 1 की पावर पॉजिटिव इंटीजर विल गिव यू आंसर 1। नेक्स्ट केस क्या हो अगर बेस एक नेगेटिव 1 के इक्वल हो जाए और पावर एक इवन नंबर हो जाए। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 हम -1 के इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4। तो यहां पर x की दो वैल्यूज और आ गई हैं, एक तो आई है 3 और एक आई है 4। पर यहां पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये देखना है कि ऊपर जो पावर है वो एक इवन नंबर होना चाहिए। 3 पुट करने पर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 42 ये हो गया 51 माइनस 13 इंटू 3 39। 51 minus 39 will get 12 which is a even number, तो डेफिनेटली x equal to 3 एक्सेप्टेबल है। 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 42 ये हो गया है आपका 58 माइनस 13 इंटू 4 52, सो विल गेट अगेन अ इवन नंबर। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आएगा। टोटल 6 ऐसी वैल्यूज हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The area of the region satisfying the inequalities modulus x minus y is less than equal to 1, y is greater than equal to 0 and y is less than or equal to 1 is। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये दो परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, जिन्हें हम एक्सिस कहते हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है। जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले आप इक्वेशन जो है उसे फॉर्म करके और वो लाइन ड्रॉ कर ले या वो रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करें। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड मॉड्यूलस x माइनस y इज इक्वल टू 1। यहां पर हमने इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन में बदल दिया है, तो y की वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस x माइनस 1। y इज इक्वल टू 0
ये होती है हमारी x एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। व्हाट अबाउट y इक्वल टू 1? x एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें y पॉजिटिव और x एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें y की वैल्यू नेगेटिव। वी आर लुकिंग फॉर y इक्वल टू 1। तो वो लाइन जो x एक्सिस से 1 यूनिट डिस्टेंस पे है और इसके पैरेलल है, दैट इज y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने दो लाइंस यहाँ पर प्लॉट कर ली है। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। लेट अस से ये वाला हमारा पॉइंट हो गया है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो भी y की वैल्यू 0 है, बिकॉज -1 का मॉड्यूलस लेंगे तो 1 आएगा और 1 - 1 0। यहां से अगर हम इसको कनेक्ट कर दें और इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये हमारा जो कर्व है y इक्वल टू मॉड्यूलस x - 1 वो आ गया है। ठीक है, अच्छा अगर हम x की वैल्यू 2 ले तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वाला पॉइंट होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, क्योंकि ये लाइन y इक्वल टू 1 है, और -2 पुट करने पर ये जो पॉइंट है ये होगा -2 1। हमें एरिया निकालना है जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले फोकस करते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लाइन y की वैल्यू है जो 0 के इक्वल है। इसके ऊपर का पार्ट, मतलब x एक्सिस के ऊपर का जो भी पार्ट है वो y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट अबाउट y लेस देन और इक्वल टू 1? इस लाइन से नीचे का पार्ट जो भी होगा वो y लेस देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई। तो हमारा जो रीजन है वो इन दोनों लाइंस के बीच का पार्ट होगा, इंक्लूडिंग बोथ। इसको हम कैसे प्लॉट करें, क्योंकि यहां पर हमें गिवन था मॉड्यूलस x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप ओरिजिन की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके देखिए। अगर मैं ओरिजिन की वैल्यू 0 0 कोऑर्डिनेट यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 0 सर्टेनली लेस देन 1 होता है। तो हमारा ये जो ओरिजिन है ये डिजायर्ड रीजन में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कर्व जो है ये वाला पार्ट होगा जो हमें इस लाइन के ऊपर का। इसमें आप x की और y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन जिस पार्ट में है वो हमारे काम का है। ठीक है, अब अगर हम तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं, दैट मीन्स y की वैल्यू इक्वल टू 0 ये रहा, एंड मोर देन 0 मतलब इससे ऊपर वाला पार्ट, y इक्वल टू 1 और लेस देन 1 ये लाइन y इक्वल टू 1 हो गई, उसके नीचे वाला पार्ट, एंड मॉड्यूलस x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की। तो हमारा जो डिजायर्ड रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा। लेट अस से इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं a, b, c एंड d। ये लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है, लेट से इसको नाम दे देते हैं e और f। व्हाट इज द डिस्टेंस ab? E से B का जो डिस्टेंस है वो है 2 यूनिट्स, और E से A का डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है। याद रखिए लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, माइनस साइन से ये बता रहा है कि हम y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो 2 यूनिट एंड 2 यूनिट, सो डिस्टेंस AB will be 4 units. What about distance CD? 1 unit plus 1 unit, ये हो गया 2 units. y equal to 1 and y equal to 0 ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है EF, that is equal to 1. ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनका सम 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1। सॉल्व करने पर हमारा एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A solid right circular cone of height 27 cm is cut into two pieces along a plane parallel to its base at a height of 18 cm from the base.
If the difference in the volume of the two pieces is 225 centimeter cube, the volume in centimeter cube of the original cone is. एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं ABC। लेट अस से ये ओरिजिनल कोन है हमारा। ए से हमने एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है वो AF है। FC इस कोन की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और AF उसकी हाइट को जो हमें 27 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर AF हो गया है 27 सेंटीमीटर। नाउ एक प्लेन है DE जो पैरेलल है बेस के एंड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम हाइट, दैट मींस हमें GF की वैल्यू 18 गिवन है। तो हमने यहाँ पर इस कोन के पैरेलल में ये जो प्लेन है इससे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ऊपर वाला पार्ट जिसको आप एक तरह से यहाँ पर अगर हम इसको टू डायमेंशनल वे में समझना चाहें तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है बट एक्चुअल में ये कोन है, और दूसरा वाला पार्ट जो नीचे रह गया उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो व्हाट अबाउट AG देन? AG इन दोनों का डिफरेंस होगा AF माइनस GF एंड दैट विल बी 9 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर हम अगर इन दो ट्राइंगल्स पर नजर डालते हैं, लेट अस से AFC, ट्राइंगल AFC एंड ट्राइंगल AGE पर, ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। वी कैन से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये DE लाइन बेस BC के पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल जिसको हम कॉमन एंगल कहेंगे वो दोनों ही ट्राइंगल्स का होगा। तो देयरफॉर ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? सिमिलर। और जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। दैट मींस AF अपॉन AG इक्वल होगा किसके? FC अपॉन GE, और ये इक्वल होगा किसके? AC अपॉन AE की। अब AC अपॉन AE की फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ इन दो पार्ट्स पे फोकस करते हैं। AF ये हमें गिवन है 27, AG ये हमने निकाल लिया है 9, तो 27 अपॉन 9 करने पर ये वैल्यू हो गई है 3 अपॉन 1। तो FC अपॉन GE ये रेशियो भी 3 अपॉन 1 होगा। FC बिगर कोन की बेस की रेडियस हो गई है और GE स्मॉलर कोन के बेस की रेडियस हो गई है, तो इनकी जो रेडियाई है उनका रेशियो 3:1 है। अच्छा, कोन का वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। r रिप्रेजेंट करता है बेस रेडियस को और h रिप्रेजेंट करता है हाइट को। अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो FC रेडियस होगी तो FC का स्क्वायर इंटू हाइट AF। सिमिलरली अगर हम स्मॉलर कोन की बात करते हैं तो ये हो गया है 1/3 इंटू पाई इंटू बेस रेडियस GE, सो GE का स्क्वायर इंटू हाइट दैट विल बी AG। नाउ AF अपॉन AG अभी ऑलरेडी हमने निकाला है, ये 3:1 है। 1/3 पाई ये हम कैंसिल कर सकते हैं। FC अपॉन GE भी 3:1 है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9:1 इंटू 3:1। तो हमारा जो बिगर कोन है और जो हमारा स्मॉलर कोन है उनके वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास आ गया। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका होगा। मान लीजिए बिगर वॉल्यूम को हम कह रहे हैं 27x, तो स्मॉलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा? x। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है उसका वॉल्यूम x होगा और टोटल कोन का वॉल्यूम 27x। तो ये जो फ्रस्ट्रम नीचे वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम होगा 26x। क्वेश्चन में हमें दोनों पार्ट्स का, फ्रस्ट्रम और जो अपर कोन है, इनके वॉल्यूम का डिफरेंस गिवन है। 26x और x इनका डिफरेंस है 25x। दिस इज इक्वल टू 225, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। हमसे पूछा गया जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम क्या है, दैट मींस हमें 27x निकालना है। 27 into 9 करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर इज 243 सेंटीमीटर क्यूब। तो इमीडिएटली थर्ड ऑप्शन जो है वो हम आंसर मार्क कर सकते हैं। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए,
क्योंकि आप इमीडिएटली बोल सकते हैं कि अगर हाइट का रेशियो 1/3 है तो 1/3 है तो वॉल्यूम का रेशियो 1/27 होगा। तो अपर पार्ट 1 है तो लोअर पार्ट 26, दोनों का डिफरेंस 25। 25x is equal to 225 गिवन है, यानी x की वैल्यू 9, therefore 27x will be 9 into 27, 240। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A circle is inscribed in a rhombus with diagonals 12 cm and 16 cm. The ratio of the area of the circle to the area of the rhombus is। हम यहाँ पर एक rhombus कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ABCD। rhombus की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है। डायगोनल्स हैं AC एंड BD। उनकी लेंथ हम ले सकते हैं 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द रोम्बस, ये सर्कल हमने इंस्क्राइब किया है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 और D2 दोनों डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 12 इंटू 60, 2 goes into 12 6 टाइम्स, तो ये हो गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रोम्बस का एरिया हो गया। अब हमें सर्कल का एरिया भी निकालना है ना। रोम्बस की एक और खास बात होती है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे। BD अगर हम 16 लेंगे तो DE की वैल्यू उसका हाफ यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। AC अगर हम 12 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो EC उसका हाफ 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हम ट्राइंगल CDE का एरिया निकाल सकते हैं? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, हम कहेंगे हाफ इंटू बेस, किसी को भी हम बेस ले सकते हैं, लेट अस से 8 इंटू हाइट। नाउ अगर इसी ट्राइंगल का एरिया में हम DC को बेस ले लें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू DC इंटू हाइट। हाइट यहां पर EF हो गई। ये जो EF है ये इस सर्कल की रेडियस R है, क्योंकि यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, DC हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। 6 स्क्वायर हो गया है 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करके अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये होगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो हमारे पास DC की लेंथ 10 आ जाएगी। ये हाफ तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 इंटू 6 48, DC 10 हो गया है। EF जो है वो इस सर्कल की रेडियस R है। 2 goes into 10 5 टाइम्स, यहाँ पर 24, तो हमारी जो रेडियस है सर्कल की वो होगी 24/5। एक बार रेडियस आ गई तो क्या हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? हमारा फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू R स्क्वायर, सो वी कैन राइट डाउन 24/5 इंटू 24/5। और अगर इस वैल्यू को हम डिवाइड कर दें रोम्बस के एरिया से, बिकॉज अल्टीमेटली हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोम्बस ही निकालना है, वो है 96। 24 goes into 96 4 times, 4 goes into 24 6 times, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6π/25। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। Leaving home at the same time, Amal reaches office at 10:15 a.m. if he travels at 8 km per hour, and at 9:40 a.m. if he travels at 15 km per hour. Leaving home at 9:10 a.m. at what speed in km per hour must he travel so as to reach office exactly at 10 a.m. मान लीजिए उसके होम और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है x किलोमीटर्स। रोज वो सेम टाइम पे डिपार्ट करता है अपने घर से। When he travels at a speed 8 km per hour, he reaches office at 10:15 a.m. But when he travels at a speed 15 km per hour, he will reach office at 9:40 a.m. इन दोनों ही सिचुएशन में अगर हम देखें तो उसने 35 मिनट्स की सेविंग की है। So can we say time taken in the first journey and the time taken in the second journey, इनका डिफरेंस 35 मिनट्स होना चाहिए। टाइम टेकन इन द फर्स्ट जर्नी क्या होगा? ये होगा x/8 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन इन द सेकेंड जर्नी x/15, और दोनों का डिफरेंस 35 मिनट्स,
ये मिनट्स को हमें आवर्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको किलोमीटर और इसे किलोमीटर पर आवर में लिया है। सॉल्व करते समय एलसीएम ले लेते हैं, लेट्स से 120। तो ये हो गया है 15x माइनस 8x इज इक्वल टू 70, 7x इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो होम से ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वो अपने घर से 9:10 AM पे डिपार्ट करे और उसे ऑफिस एग्जैक्टली 10 AM पे पहुंचना हो तो व्हाट शुड बी द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल। ये डिस्टेंस उसे 50 मिनट्स में ट्रैवल करना है। 50 मिनट्स में ट्रैवल करना है कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा, पर ध्यान रखिए मिनट्स में है, इस वैल्यू को हमें आवर्स में बदलना होगा। सो वी कैन से 10 into 60 over 50, 0 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 5 goes into 60 12 times। तो हमारी जो डिजायर्ड स्पीड है वो होनी चाहिए 12 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इन चीजों को आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान दिया करें क्योंकि कई बार क्या होता है आंसर करते समय में गलतियां कर देते हैं। a into b is 432, we can write down a into b is equal to 432, b into c is equal to 96, b into c is equal to 96, c जो है वो लेस देन 9 है। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है a प्लस b प्लस c की। हमने a into b को b into c से डिवाइड कर दिया तो b यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो वी विल बी लेफ्ट विद a ओवर c। ये दोनों ही नंबर्स अगर हम डिवाइड यहाँ पर करते हैं तो 4 से डिविजिबल है, वैसे तो बड़े नंबर से भी डिविजिबल है, पर शुरुआत में हम इसको CN से डिवाइड करेंगे, विल गेट 108 हियर। अगेन ये 4 से डिविजिबल है, या आप 12 से भी इसको डिवाइड कर दें, 12 2 times 24, 12 9 times। तो हमारा A और C का रेशियो आ जाएगा 9:2। दैट मीन्स अगर हम A की वैल्यू 9 लेंगे तो हमारी C की वैल्यू 2 होगी। अगर हम A की वैल्यू इसका डबल करें दैट इज 18 तो C की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ट्रिपल करें तो ये भी ट्रिपल हो जाएगी। 4 टाइम्स करें 36 तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसके आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज उस केस में C की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है दैट C इज लेस देन 9। तो केवल यही 4 केसेस हैं जो हमें फोकस करने हैं। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली B की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहे तो B इंटू C 96 आपको गिवन है, C की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 48, 48 इंटू 2 96, 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 24, 6 पुट करेंगे तो 16, 8 पुट करेंगे तो 12। हमें पता करना है A प्लस B प्लस C का मिनिमम वैल्यू। A प्लस B प्लस C के लिए हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 48 इंटू 50 एंड 9 इज 59, 24 एंड 4 28 एंड 18 ये हो गया है 46, 16 एंड 6 22 एंड 47 ये 49 हो गया है, 12 एंड 8 20 एंड 36 56। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी गई है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, 46। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। y इज ए नेगेटिव नंबर। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है उन्हें आपको केयरफुली रीड करना है, अदरवाइज आंसर में आप गलती कर सकते हैं। सच दैट 2 raised to the power y square into log 5 to the base 3 is equal to 5 raised to the power log 3 to the base 2, then y equals। जनरली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और टर्म्स को यहाँ पर कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो है 2 raised to the power y square into log 5 to the base 3 and this is equal to 5 raised to the power log 3 to the base 2। यहाँ पर हम एक काम करें, दोनों तरफ log ले लें और जो हम टर्म log में यहाँ ले रहे हैं
उसका बेस लेट से हम 3 ले लेते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेस क्या लें, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन बेस 3 लेने से हमें फायदा होगा कि यहाँ पर log 5 to the base 3 है और यहाँ 5 है, तो जैसे ही हम log लेंगे ये 5 to the base 3 कैंसिल हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी हमें मालूम है, अगर कोई चीज पावर में होती है तो वो बाहर आ सकती है, तो इसे हम लिखेंगे y स्क्वायर इंटू log of 5 to the base 3 इंटू, अब बचेगा हमारे पास log of 2 to the base 3. Now this is equal to again log of 3 to the base 2 भी बाहर आ जाएगा, multiplied by log of 5 to the base 3. log of 5 to the base 3 ये हम कैंसिल कर देंगे। Now एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की कि जब भी कोई टर्म को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लेके जाते हैं तो नंबर और बेस अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं। दैट मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू log of 3 to the base 2। ये वाली वैल्यू अगर हम डिनोमिनेटर पे ले जाएं तो हो जाएगा log of 2 to the base 3, और अगर इस पूरे टर्म को हम न्यूमरेटर पे लेके जाना चाहें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू log of 3 to the base 2 मल्टीप्लाइड बाई log of 3 to the base 2, क्योंकि नंबर और बेस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ डायरेक्टली हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट y? y की दो वैल्यू होंगी प्लस माइनस log 3 to the base 2 अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो। नाउ log की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, log of n to the base a। अगर ये हमें एक लॉगरिथमिक टर्म गिवन है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर हम log 3 to the base 2 पे नजर डालें तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव होगा, और अगर हमने बाहर पॉजिटिव साइन ले लिया तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है y इज अ नेगेटिव नंबर, तो दो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू को हमें इग्नोर करना होगा। इग्नोर करने की वजह आपको मालूम है, अब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इनटू माइनस यहाँ पर है तो एक नेगेटिव नंबर हो गया, सो y विल बी अ नेगेटिव नंबर। इसे फर्दर कैसे सॉल्व करें? यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, log 1 to the base 2 माइनस log 3 to the base 2 लिख सकते हैं। log 1 to the base 2 होता है 0, तो 0 माइनस log 3 to the base 2 विल गेट द सेम टर्म। log की प्रॉपर्टी है जब इस तरह से log लेते हैं बेस सेम होता है, कुछ टर्म्स के पहले प्लस और कुछ टर्म्स के पहले माइनस होता है, तो जिन टर्म्स के पहले प्लस है वो न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई हो जाती है और जिन टर्म्स के पहले माइनस है वो डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पर 1 तो हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, 3 को डिनोमिनेटर पे, और बेस हमारा सेम रहेगा। तो y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ऑन अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट of area 135 square inch, a circle is painted such that the circle touches opposite two sides. The area of the sheet left unpainted is 2/3 of the painted area. Then the perimeter of the rectangle in inches is. हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास में एक रेक्टेंगल है ABCD, एक सर्कल हमने इस रेक्टेंगल में ड्रॉ किया है जो दो साइड्स AB और DC को टच कर रहा है। ये जो पेंटेड एरिया है और अनपेंटेड एरिया है इसका रेशियो हमें गिवन है। जो एरिया अनपेंटेड है वो 2/3 है ऑफ द पेंटेड एरिया। दैट मीन्स अगर मैं पेंटेड एरिया को लेट अस से 3x मानता हूं तो ये जो अनपेंटेड एरिया है ये इसका 2/3 दैट इज 2x हो जाएगा। जल्दबाजी में आप उसको रेक्टेंगल का एरिया मत अज्यूम कर लीजिएगा, क्लियरली मेंशन्ड है द एरिया ऑफ द शीट लेफ्ट अनपेंटेड is 2/3 of the painted area। तो अगर पेंटेड एरिया 3x हो गया तो ये इसका 2/3 यानी 2x हो गया, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 5x, और ये हमें 135 स्क्वायर इंचेस गिवन है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27 स्क्वायर इंच। x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा 81 स्क्वायर इंच। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर,
ये हमें 81 गिवन है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 81 अपॉन पाई, और अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगा 9 अपॉन अंडर रूट पाई। रेक्टेंगल में ये जो साइड BC है या साइड AD है, ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी और ये सर्कल की डायमीटर के इक्वल होगी। सर्कल की रेडियस हमें मालूम है 9 अपॉन अंडर रूट पाई, तो इसका डायमीटर लेटेस्ट से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर D से, तो ये हो जाएगा इसका डबल 18 अपॉन अंडर रूट पाई। अच्छा, जो हमारा रेक्टेंगल उसका एरिया हमें क्या गिवन है 135। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ BC हमने निकाल दी है 18 अपॉन अंडर रूट पाई, तो लेंथ DC या लेंथ AB अगर हमें पूछी जाए, से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से, तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड करना पड़ेगा साइड BC के लेंथ से, विच इज 18 अपॉन अंडर रूट पाई। ये अंडर रूट पाई हम ऊपर ले जा सकते हैं, दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल है, सो 9 2 टाइम्स एंड 9 15 टाइम्स, तो लेंथ आ गई है 15 अंडर रूट पाई अपॉन 2। पेरीमीटर पूछा गया है, तो ये हो गया है 15 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट पाई, और विड्थ जो है वो हो गई है 18 अपॉन अंडर रूट पाई। पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। इसको ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू अंडर रूट पाई, प्लस अगर इसे हम ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 अपॉन अंडर रूट पाई। यहाँ पर हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, लेट से हमने 3 कॉमन ले लिया है और अंडर रूट पाई कॉमन ले लिया है, तो यहाँ तो हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 12 अपॉन पाई, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट पाई, और अंडर रूट पाई यहाँ पाई से जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ अंडर रूट पाई बचेगा 12 इंटू 3 36। तो अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिजायर्ड पेरीमीटर होगा। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% of the members are young while the rest are old. 65% of the members are literates and 25% of the literates are young. Then the percentage of old people among the illiterates is nearest to. केयरफुल रहिएगा, लास्ट में जो जानकारी हमसे पूछी गई है वो लिटरेट्स के बारे में नहीं है, इलिटरेट्स के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि आप इनिशियल वैल्यू कुछ अज्यूम कर लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर 25% लिखा हुआ है एक जगह, जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 1/4 है, तो जनरली मैं क्या करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू 100 अज्यूम ना करके मैं 400 अज्यूम करना पसंद करता हूँ, ताकि फर्स्ट कैलकुलेशन के बाद जो नंबर मेरे पास आएगा उसका 1/4 अगर मुझे निकालना पड़े तो आसान होगा। सो 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, 400 का अगर हम 28% निकालते हैं तो वो हो जाएगा 112, ये तो यंग हो गए और रेस्ट जो हैं वो ओल्ड हो गए। चलिए ये वैल्यू वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 288। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स, 400 का 65% अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 260। अच्छा, ये कैलकुलेशन करना भी आसान है। देखिए 65% आप कैसे करें, 50% प्लस 10% प्लस 5%। 50% हो गया 200, इसका हाफ, 10% हो गया 40, 5% उसका भी हाफ दैट इज 20, तो 260 तो लिटरेट्स हो गए और बाकी बचे 140 इलिटरेट्स हो गए। 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग, 260 का 25% यानी कि 1/4, 65 जो है वो यंग है, तो यंग में इलिटरेट्स कितने होंगे, 112 माइनस 65, ये वैल्यू होगी 47। क्वेश्चन पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स, पहले तो ये पता करना है ओल्ड पीपल इलिटरेट कितने हैं। 140 में से 47 माइनस करने पर we will find 93. So there are 93 people who are old as well as illiterate. क्वेश्चन पूछा है 93 140 का कितना परसेंट है। जीरो यहां कैंसिल कर देते हैं, 2 5 टाइम्स, 2 7 टाइम्स। नाउ वैल्यूज जो है वो काफी दूर दूर है। अगर आप देखेंगे 93 को 7, यहाँ 91 होता तो 91 अपॉन 7 करने पर 13 और 13 इंटू 5 करने पर 65,
तो आंसर ये बात तो कंफर्म है 65% से बड़ा होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 65% से बड़ी है, आप इमीडिएटली उसे आंसर मार्क कर सकते हैं। तो जहां जरूरत हो वहां कैलकुलेशन करें, अदरवाइज आप कोशिश करें कि ऑप्शंस पर भी नजर रख सकें। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। An alloy is prepared by mixing metals A, B and C in proportion 3:4:7 by volume. आप यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज के साथ सॉल्व कर सकते थे, या अगर चाहते हैं तो यहाँ पर x और y वेरिएबल यूज कर सकते हैं। समझने के लिए हम एक बार वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तीन हमारे पास में मेटल हैं और इन्हें हमने वॉल्यूम वाइज मिक्स किया है। इसका वॉल्यूम लिया है 3x, इसका वॉल्यूम 4x और इसका वॉल्यूम 7x। Weights of the same volume of metals A, B and C are in the ratio 5:2:6. Let us assume 1 unit volume जो है उसका वजन मेटल A का है 5y किलोग्राम, मेटल B का है 2y किलोग्राम और मेटल C का है 6y किलोग्राम। ये 1 यूनिट वॉल्यूम का वेट है। तो कैन वी फाइंड द वेट ऑफ 3x यूनिट्स? 3x into 5y यानी कि 15xy, 4x into 2y 8xy and 7 into 6 42xy। ये हमारा डिजायर्ड वेट्स का रेशियो होगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये जो xy है वो कैंसिल हो जाएगा इस xy से और ये इस xy से। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे थे तो आपको यहाँ पर ये x और y लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली 3 into 5, 4 into 2 और 7 into 6 कर सकते थे। ये हमारा डिजायर्ड रेशियो है मेटल्स के वेट्स का। अलॉय का जो वेट है वो हमें गिवन है 130 किलोग्राम। मेटल सी का वेट हमसे पूछा गया है, वी कैन इजीली फाइंड आउट 42 अपॉन इनका सम, दैट विल बी 65 into 130। 65 goes into 130 2 times, so 42 into 2 करने पर 84 किलोग्राम हमारे मेटल सी का वेट होगा। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child, and then half of the remaining stock along with one extra to the second, and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. How many toffees were there in his stock initially? क्योंकि हर बार उसने क्या किया है, जितनी टॉफीज उनके पास बची थी उसका हाफ पहले एक चाइल्ड को दिया और उसी चाइल्ड को एक टॉफी और दे दी। राइट? अब जो टॉफीज बची है उनमें से फिर हाफ सेकेंड चाइल्ड को दी और एक और टॉफी दे दी। फिफ्थ चाइल्ड को जैसे ही उन्होंने टॉफीज दी, अब उनके पास में कोई भी टॉफीज नहीं बची थी। हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है। जनरली यहाँ पर अगर आपने शुरुआत में वैल्यू x लेके पूरा प्रोसेस करते जाएंगे इन अ सिमिलर फैशन, तो ये क्वेश्चन लास्ट स्टेज तक आते आते काफी टफ हो जाएगा। अप्रोच को आपको रिवर्स फॉलो करना होगा। कैसे? मान लीजिए उनके पास में शुरुआत में x टॉफीज थी, राइट? फर्स्ट चाइल्ड को उन्होंने कितनी दे दी? x/2, तो ये x/2 दे दी और उसी चाइल्ड को उन्होंने एक टॉफी और दे दी। ये इनिशियल थी, ये फाइनल जो उन्होंने चाइल्ड को दी है, तो बची कितनी है? लेट अस से दिस इज इक्वल टू y। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू फॉर y? क्या होगा? x minus x/2, दिस विल बी x/2 and -1। तो अगर आपको x गिवन हो, यानी इनिशियल आपको टॉफीज गिवन हो और किसी भी स्टेप के बाद नंबर ऑफ टॉफीज कितनी बचेंगी ये पता करना हो, तो क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू को हाफ करेंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब अगर इसी प्रोसेस को हमें रिवर्स करना हो तो हम क्या करें? 1 को इस तरफ ले जाइए, y plus 1 is equal to x/2, therefore x is equal to twice of y plus 1। दैट मीन्स किसी भी स्टेज के बाद में अगर हमें ये पता हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इतनी टॉफीज बची हैं, यानी y की वैल्यू पता हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले x की वैल्यू क्या होगी वो निकालना बड़ा आसान होगा। y में 1 ऐड कीजिए और जो वैल्यू आए उसे डबल कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में फिफ्थ चाइल्ड को जैसे ही उन्होंने टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की, लास्ट में टॉफीज कितनी बची? 0। तो ये हमारी फाइनल y की वैल्यू है। इससे जस्ट पहले x की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 0 + 1 1 और डबल कर देंगे
आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिफ्थ चाइल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 2 टॉफीज बची हैं, इसका हाफ यानी उसको पहले 1 टॉफी दी गई, अब जो 1 बची है वो भी दे दी गई, सो फाइनली नो टॉफीज आर लेफ्ट। ओके, अब इसको आप वाई ट्रीट करिए। तो इसके स्टेप से जस्ट पहले क्या होगा, पहले 1 ऐड कीजिए 3 और डबल 6, अब इसे y मान लीजिए, 1 ऐड कीजिए 7 और डबल 14, नाउ दिस इज y, 1 ऐड कीजिए 15 और डबल 30, नाउ फाइनली दिस इज y, 30 प्लस 1 31 और डबल 62। ये नाउ हमारी x की वैल्यू हो गई है जो हमें चाहिए। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 62 टॉफीज के साथ शुरुआत की है, हाफ यानी 31 प्लस 1, 32 टॉफीज फर्स्ट चाइल्ड को दे दी गई हैं, तो 62 माइनस 32 वी आर लेफ्ट विद 30। 30 का हाफ 15 प्लस 1, 16 टॉफीज सेकेंड चाइल्ड को, तो 30 माइनस 16 वी आर लेफ्ट विद 14। 14 का हाफ 7 प्लस 1, 8 टॉफीज टू द थर्ड चाइल्ड, 14 minus 8 we are left with 6, 6 का half is 3 plus 1, 4 toffees to the fourth child, 6 minus 4 we are left with 2 and 2 का half is 1 plus 1, 2 toffees to the fifth child and finally we are left with 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 62। ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A solution of volume 40 liters has dye and water in the proportion 2:3। सबसे पहले काम करते हैं, इसको 2:3 रेशियो में 40 लीटर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डाई हो जाएगी 2/5 ऑफ 40, दैट मीन्स 16 लीटर्स, और वाटर वो हो जाएगा रिमेनिंग 24 लीटर्स। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हम कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रपोर्शन 2:5। नाउ अप्रोच क्या है, वाटर ऐड करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होगी, बट कहना है ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो ये और इसका रेशियो 2:5 होना चाहिए। अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 8। तो 8 का 5 टाइम्स 40 होता है। अब आप देखेंगे कि ये रेशियो 2:5 में हो चुका है। तो 8 से 2 टाइम्स, 8 से 5 टाइम्स 2:5। तो यहां पर आने के लिए हमें 16 लीटर्स वाटर ऐड करना होगा। ये एक क्विक अप्रोच है, बार बार आपको इक्वेशन बनाने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। If 1/4 of this diluted solution is taken out, जब भी आप किसी होमोजेनियस मिक्सचर से कोई सॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो जो अंदर सॉल्यूशन बचता है और जो सॉल्यूशन बाहर जा रहा है उसमें कंटेंट्स का रेशियो वही होता है जो इनिशियली था। नाउ जब हमने इस सॉल्यूशन में से विच इज 56 लीटर्स 1/4 सॉल्यूशन बाहर निकाला तो हर एक चीज 1/4 कम हो जाएगी। 16 माइनस 1/4, इसका 1/4 होता है 4, तो ये बचेगा 12 लीटर्स, और 40 का 1/4 होता है 10, तो ये बचेगा 30 लीटर्स। आप देख सकते हैं 10 and 4, ये जो बाहर जा रहा है सॉल्यूशन, इसका रेशियो भी 2:5 है, जो बच गया है उसका रेशियो भी 2:5 है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, अब हम इसमें डाई ऐड करना चाहते हैं टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन टू ब्रिंग द प्रोपोर्शन बैक टू 2:3। हम चाहते हैं ये वापस 2:3 हो जाए। अब ये 30 तो एज इट इज 30 ही रहेगा। अब ये पार्ट 3 बनाने के लिए यहां पर ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 10 into 3 30 हो गया, तो 10 into 2 दिस मस्ट बी 20। तो अगर इसमें हम 8 लीटर डाई ऐड कर दें तो 12 प्लस ये 20 हो जाएगा, एंड हमारा रेशियो फाइनली क्या हो जाएगा, 2:3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, 8 लीटर्स।